तो बच्चों चलिए आगे देखते हैं हम लोग आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी क्या है, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी। ठीक है, इसको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। इसका मतलब याद करो, हमने उसमें बताया था शायद आपको, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में आरएमएस वैल्यू का मतलब होता है, वो आरएमएस वैल्यू का मतलब वही है आरएमएस वैल्यू। भाई बात ना करें, कोई भी फंक्शन का आरएमएस निकालना हो, जैसे कोई फंक्शन है y बराबर fx है और आपसे कहा इसका आरएमएस वैल्यू निकालिए, आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं, सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, देन मीन, देन रूट। वेरी गुड, और याद है आपको, स्क्वायर करेंगे पहले, फिर इसका मीन लेंगे, फिर अंडर रूट लगाएंगे, तो वो आई आरएमएस आ जाएगा, क्या आएगा, सेम कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगाना है। बड़े ध्यान दो, तो जैसे मान लो एसी का आरएमएस वैल्यू निकाले तो आई बराबर जैसे लिख दिया आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये साइनसोइडल और एसी हो गया, या हम लिख सकते हैं बी बराबर बी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस फाई, कुछ भी लिख सकते हैं। बोलो आरएमएस वैल्यू चाहे इससे निकाला जाए, इससे चाहे इससे निकाला जाए, आरएमएस वैल्यू टाइम इंटरवल पर डिपेंड नहीं करता, आरएमएस वैल्यू टाइम इंटरवल पर डिपेंड नहीं करता। साइनसोइडल एसी हो या कोसाइन एसी हो या साइन वाला हो, आरएमएस वैल्यू अगर देखिए इसका आई आरएमएस निकालेंगे, इसका आई आरएमएस आएगा आपका आई नॉट अपॉन रूट 2, कितना आएगा, इसका बी आरएमएस कितना आएगा, बी नॉट बाय रूट 2, चाहे फाई कुछ भी हो, चाहे टाइम इंटरवल कुछ भी हो, irrespective of time interval, irrespective of phase difference, but there should be sine and cosine, there should be साइन और कोसाइन होना चाहिए, और टाइम इंटरवल कुछ भी हो सकता है। गेटिंग माय पॉइंट, टाइम इंटरवल कुछ भी हो सकता है। तो ये है कैसे आता है, मैं करके दिखा देता हूँ आपको, एक ड्राइव करके बता देता हूँ। ठीक है, फिर एक हम ऐसे फंक्शन का आरएमएस निकालना बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, जल्दी आ जाएगा। ठीक है, तो साइनसोइडल एसी का ही आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू बाय रूट 2 होता है, बाकी और किसी का नहीं है। आप सोचो कि और कोई फंक्शन दे दिया जाए और आरएमएस वैल्यू पीक वैल्यू पर रूट 2 आ जाए तो उसका नहीं आया। ठीक है, हटा दो इसको। चलिए तो देख लेते हैं, b इज इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी का देख लेते हैं। अगर फाई करके लिखेंगे तो एक्सप्रेशन थोड़ा सा टफ हो जाएगा, कैलकुलेशन टफ हो जाएगा, लेकिन आंसर वही आएगा, कंफर्म है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं आई बी इक्वल टू मान लेते हैं बी नॉट साइन ओमेगा टी मान लेते हैं, और आरएमएस वैल्यू निकालनी तो क्या आएगा, बी आरएमएस इक्वल टू क्या आएगा, ये आएगा बी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और फिर लिमिट 0 से t, इसमें टाइम इंटरवल कुछ भी ले सकते हो, t/2 भी ले सकते हो, अंडर रूट लगाओगे आप, बोलो ना यार। तो जब सॉल्व करोगे तो फिर सॉल्व करना बताऊं क्या है, जरूरत नहीं है बताओ आप लोग को, तुम्हें कर दो, बोलिए कर दूं, चलिए कर देते। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बी नॉट अपॉन रूट टी आएगा, बी नॉट रूट टी अंडर रूट ऑफ कितना आएगा, अंडर रूट आएगा आपका साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटीग्रेशन 0 से t dt, और ये बाकी सब बाहर आ चुका है, चेक कर लो आप। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? अब मुझे पता है अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है तो पहले उसको लीनियर फंक्शन में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको पता है cos 2 ओमेगा टी इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी होता है। यहां से हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर ओमेगा टी को लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 लिख सकते हैं। तो क्यों ना हम इसको चेंज कर लेते हैं, b नॉट बाय रूट 2 हो गया, ये बन जाएगा अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से t, तो ये लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 into dt आई लिख सकते हैं क्या? चेक कर लीजिए भाई। ठीक है, तो ये हटा दूं, ये वाला, ये तो हटा दूं, ये
हालांकि डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि कई बार वो आपको ऑपरेट करने के लिए दे सकता है, मतलब जैसे साइन का कॉस तो याद रखना पड़ेगा, लेकिन कोई नया फंक्शन दे दिया उसकी ट्रिक बता दूंगा। अच्छा ठीक है, ओके ऊपर से देखिए, तो अब हम इसमें देखेंगे ये वैल्यू आएगी इसमें बी नॉट अपॉन √2, और ये भी 2 बार आएगा तो √2 आ जाएगा क्या, अंडर रूट ऑफ ये आएगा 1/2t माइनस क्या आएगा साइन 2 ओमेगा टी अपॉन ट्वाइस ओमेगा, तो बाहर आ चुका है, इंटीग्रेशन हो चुका है, 0 से t लिमिट डाल दो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, ओके बच्चों, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं आप लोग? ओके रिस्पॉन्स दे दिया, तो कितना होगा b0/2 हो गया, ये अंदर कितना आएगा, ये आएगा आपका t, और ये बाहर भी 2t था ना, 2t कहाँ गायब हो गया, 2t भी था ना, ये √t था, अच्छा ये √t था ना, तो √2 आ गया। अब ये ऐसे लिख सकते हैं, ये √t ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या होगा t/2 और माइनस इसको लिमिट रखेंगे साइन 2 ओमेगा और t अपॉन ट्वाइस ओमेगा, और ये 0 - 0 हो जाएगा, फिर तो एक बोलो ना यार, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये बन जाएगा आपका b0 अपॉन √2t, और ये कितना आएगा, ये आ जाए अंडर रूट ऑफ t/2, और ये फिर 0 बन जाएगा, क्यों बन जाएगा देखो, साइन 2 ओमेगा और t को ले सकते हैं 2 पाई अपॉन ओमेगा अपॉन ट्वाइस ओमेगा, तो ओमेगा से ओमेगा साइन ऑफ एनी पाई 0 होता है, साइन 4 पाई चाहे 6 पाई, तो ये सारा 0 में हो जाएगा, तो ये अंदर से क्या आएगा b0 अपॉन √2t, और ये अंदर बना √t अपॉन √2, √t से √t कैंसिल, b0/2 आ गए, बोलो यार b0/√2 आता है, ये कहाँ गड़बड़ हो गया, 2 तो हमने एक बार बाहर ले लिया, हाँ इसका तो t आएगा ना, इंटीग्रेशन t/2 थोड़ी आएगा, t आएगा, अरे भैया 1 का ये 2 तो ऑलरेडी बाहर ले चुके थे, तो अंदर क्या आएगा t आएगा ना, √t नहीं आएगा, तो ये होगा, समझ गए ना, b0/√2 ही आएगा, t तो ऑलरेडी हमने 2 तो ले ही चुका देते ना, उसका 1 का इंटीग्रेशन t आता है बस, तो b0/√2 आ जाएगा, गेटिंग? चलिए अब एक डायरेक्ट ट्रिक नोट कर लीजिए कि कैसे हम लोग आरएम वैल्यू, अगर हमारा दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको समझाना था मुझे, इसको कैलकुलेशन में थोड़ी रटोगे, है ना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ट्रिक बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट, वो ज्यादा दिखिए आपको। जैसे मान लो कोई फंक्शन दे दिया i = i1 sin ओमेगा t प्लस i2 sin ओमेगा t प्लस 5, इसकी आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए आ जाए डायरेक्ट, इसकी आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं जरा ध्यान देना, अगर इसकी फंक्शन की आरएमएस वैल्यू निकालनी हो तो आपको क्या करना होता है, इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ i1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर, दोनों की आरएमएस वैल्यू का अंडर रूट करके ऐसे कर देना, i1 क्या है इसकी पीक वैल्यू, i2 क्या है इसकी पीक वैल्यू, इसकी आरएमएस वैल्यू क्या होगी i1/√2, इसकी क्या होगी, तो ओवरऑल आरएमएस वैल्यू क्या हो गई, ये वाला, तो पहला टाइप का इस टाइप से आया तो डायरेक्ट आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हो, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ i1² प्लस i2² अपॉन 2 ना, ये आएगा। अगर इस टाइप का फंक्शन मिल जाए आपको i = i1 sin ओमेगा t प्लस i2 आ जाए, एक dc आ जाए और एक ac आ जाए, ये ac है और ये क्या है dc, इसमें टाइम चेंज नहीं हो रहा है। अगर इसका आरएमएस वैल्यू निकालना है तो i आरएमएस का क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ i1/√2 का होल स्क्वायर, और ये प्लस i2 आएगा, बस इसका डीसी अपने आप में खुद आरएमएस वैल्यू होती है, डीसी अपने आप में खुद आरएमएस वैल्यू होती है, तो बस ऐसे करते हैं, दोनों एसी हो तो ऐसे निकालते हैं, एक एसी हो एक डीसी हो
ऐसे निकालते हैं। कोई नया फंक्शन दे दिया जाए आरएमएस निकालने के लिए, उसको डेफिनेशन से निकालें। गेटिंग माय पॉइंट? ये टाइप 1 था, ये टाइप 2 है। दिस इज टाइप 1 एंड दिस इज टाइप 2। डालूं? अगर आप इसको ऐसे करने बैठोगे ना तो इतना टाइम लग जाएगा, आएगा आंसर यही। अगर इसको पीसी डेफिनेशन करने बैठोगे तो क्या लिखोगे आप? लिखो I1 sin ओमेगा t प्लस I2 sin ओमेगा t प्लस फाई का होल स्क्वायर और dt 0 से t अपॉन t लिखोगे और अंडर रूट करोगे। इतना सारा सॉल्व करोगे तो आपकी सांसें फूल जाएंगी, बोले नहीं आएगा। इससे अच्छा चीजें करो तो सांसें मत फुलाइए और जल्दी आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? चलिए ये हो गया। भाई एक फंक्शन में दे रहा हूँ, उसका आरएमएस वैल्यू नहीं, उसके लिए ट्रिक नहीं है, उसके लिए आपको इसी तरह से निकालना पड़ेगा। फॉर एक इफ का करेक्ट नोट डाउन, इफ I is equal to a minus bt, a minus at minus bt, at minus b लिख देते हैं। करंट लिख दिया हमने, at minus b लिख दिया। आपसे पूछा गया फाइंड IRMS फॉर इंटरवल t बराबर 0 to t is equal to b upon twice a। इस इंटरवल में आरएमएस वैल्यू बताई जाए, तो इसको आपको डेफिनेशन से ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं। डेफिनेशन अभी भी बताइए। सबसे पहले क्या करेंगे, बोलिए क्या करेंगे? देन मीन। वो आसान इंटीग्रेशन है, कोई टफ नहीं है, क्योंकि साइन और कॉस तो है ही नहीं। टाइम वेस्ट करूंगा। वो असाइनमेंट मिल गया आपको इसी का? यस। तो आई आरएमएस इज इक्वल टू हो जाएगा, देख लेते हैं इसको। आई जल्दी आ रहा है क्या? आ रहा है माइनस आप निकालिए। 7b/12 ये करेंगे क्यों? पहले स्क्वायर करके कौन सी चीज तो क्या आएगा? a² t²
माइ प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ट्वाइस ए बी टी अपॉन बी अपॉन ट्वाइस ए अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन 0 से टी 0 से बी अपॉन ट्वाइस ए और ये आएगा डी टी। क्या करो, यही आएगा, जो बाहर है वो आ जाएगा, बाहर कितना आएगा, ये आएगा ट्वाइस ए बाई बी अंडर रूट, ये बाहर आएगा, इसको इंटीग्रेशन कर दीजिए, कितना होगा ए स्क्वायर टी क्यू बाई 3 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टी माइनस के ए बी टी स्क्वायर, ए बी टी स्क्वायर इंटीग्रेशन हो गया, लिमिट रख दीजिए आप 0 से बी अपॉन ट्वाइस ए। सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करेंगे कितना आएगा रूट ट्वाइस ए अपॉन बी, ब्रैकेट के अंदर ये आएगा आपका ए स्क्वायर बाई 3 और टी की क्या है बी की पावर 3 अपॉन 8 ए स्क्वायर ए क्यू और प्लस ए बी स्क्वायर और ये आएगा आपका बी अपॉन ट्वाइस ए, बी अपॉन ट्वाइस ए माइनस के ए बी और ये बन जाएगा टी स्क्वायर की जगह बन जाएगा आपका बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, ट्वाइस ए बाई बी अंडर रूट ऑफ ये बन जाएगा ये इससे कट जाएगा, ये ए से कटेगा तो बी क्यू अपॉन ये बी क्यू अपॉन कितना आएगा 24 माइनस के और ए भी आएगा, शायद एक ए भी आएगा, ये आएगा बी क्यू अपॉन ट्वाइस ए माइनस के ए से कट जाएगा बी क्यू अपॉन 4a बी क्यू। अब इसमें बी क्यू को बाहर ले लेते हैं, यहाँ प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो कैलकुलेशन बढ़ सकता है बट बेसिक डेफिनेशन को पकड़ के रखना है, अभी बोले ना तरीका वही है। तो आरएमएस वैल्यू हो गया। अब हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, फेसर। क्या फेसर क्या होता है इसको समझते हैं। अगर टाइम इसमें 2 सेकंड ले लेता 1 सेकंड ले लेता जल्दी आ जाता, क्यों भाई कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाता। एक क्वेश्चन और लिख लीजिए जल्दी से। स्टेप को समझो आप, इतना कोई कैलकुलेशन में मत पढ़ो, बस डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। मेरी इसलिए तो मैंने भी सॉल्व किया, बता दूं मेन कॉन्सेप्ट को समझना है, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा कि सेम क्वेश्चन आ जाएगा, बट तरीके आपको पता होगी तो आप कर सकते हो। For an AC given by 2 plus 3 sin omega t, I is equal to 2 plus 3 sin omega t, इसकी आपको IRMS निकालनी है। फाइंड IRMS, बताइए जल्दी से कितना है IRMS, बता दीजिए। ऑप्शन 1 है √17 अपॉन 2। सेकंड ऑप्शन है √2/7 2/17। थर्ड ऑप्शन है √3/√p/√2। फोर्थ ऑप्शन है 3√2। एम्पियर सब अपने अपने एम्पियर लगा सकते हैं। बताइए क्या रहा है, फर्स्ट आ रहा है, पहला आ गया, देखो उसने आपने उसी ट्रिक से कर दिया होगा। चलिए अब हमारे राइट आउट फेसर क्या होता है। क्या फेसर समझते हैं। आ रहा है सबका, पहला आ गया, ये आ गया, और मैं तेरे को पता है डायरेक्ट फॉर्मूला रखना है, फिर क्यों नहीं आ रहा है, क्या नींद में हो, फिर क्यों नहीं आ रहा है, कौन सा लगाएंगे √I1² प्लस I1 ये हो गया, I2 क्या है, I2 √2 का होल स्क्वायर। पता है ना अभी, IBC का स्क्वायर प्लस IRMS का स्क्वायर। अब बात करते हैं फेसर क्या होता है। कीजिए ना, फेसर इंपॉर्टेंट है, बातचीत नहीं।
अगर आपने अभी ध्यान नहीं दोगे तो फिर एसी में आगे कुछ समझ में नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। अभी एसी का बेसिक पार्ट समझ आ रहा है। फेसर क्या होता है? देखिए फेसर एंड फेसर डायग्राम दोनों की बात समझिए। फेसर एंड फेसर डायग्राम, देखो अब जब भी हम एसी डिस्कस करते हैं तो एसी में क्या होता है, वोल्टेज और करंट के बीच में एक सर्टेन एंगल होता है। क्या होता है? मतलब वोल्टेज करंट से कितना आगे है, कितने एंगल आगे है, या करंट वोल्टेज से कितने की साइनसोइडल एसी होता है। तो अगर हम देखो ना V बराबर लिख देते हैं B नॉट साइन ओमेगा टी, और अगर मैं I लिख दिया I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई प्लस माइनस फाई लिख देता है। इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। अगर मैं सपोज करिए V बराबर लिख देता हूँ V नॉट, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल दिमाग इधर ही होना चाहिए, I नॉट साइन ओमेगा टी अगर मैं लिख दूं और प्लस फाई लिख दूं, इसका अलग मीनिंग है। और अगर मैं ऐसे लिख दूं एंड, ये अलग तरह का होगा, इसका अलग मीनिंग है एंड। अगर आई लिख दूं आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई, इसका अलग मीनिंग है। वोल्टेज आपका यही लिया जा रहा है, वोल्टेज हमने यही ले लिया। करंट को दो तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे या ऐसे। लेकिन जब ऐसे लिखेंगे तो इसका इसके वोल्टेज के साथ अलग मतलब आएगा, और इस करंट का इसी वोल्टेज के साथ अलग मतलब आएगा। जरा समझिए ध्यान से। ये एसी सोर्स का वोल्टेज है। क्या ये? इसमें एसी सोर्स वोल्टेज, जरा ध्यान दीजिए। एसी सोर्स का जो वोल्टेज है ये तो ये जो वोल्टेज है बी, ये हो जाएगा आपका बी नॉट साइन ओमेगा टी। इस वोल्टेज को मैं इसके साथ क्या मतलब निकालूंगा, इसके साथ मतलब क्या निकालूंगा, और इसको इसके साथ मतलब क्या निकालूंगा, वो इंपॉर्टेंट है। जरा ध्यान देना। मैं इसको बोलूंगा तो मैं बोलूंगा करंट इज लीडिंग बाय फेज 5 विद वोल्टेज। करंट 5 फेज लीड कर रहा है वोल्टेज के साथ, इसका मतलब ये है। इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ, वोल्टेज लैगिंग बिहाइंड करंट बाय फेज 5। भले ही मैंने वो -5 इसमें नहीं लिखा, लेकिन वो सेल्फ अंडरस्टूड है। जब इसके साथ 5 फेज लीड कर रहा है तो ऑब्वियसली ये 5 फेज लैग करेगा। जब मैं 5 फेज लैग कराऊंगा तो इसमें -5 लिखूंगा, तो इसमें 5 नहीं लिखूंगा, 5 किसी एक साइड लिखा जाएगा। मतलब इसका ये मतलब होना, ये जरा नोट कर लीजिए। ये मतलब है फेसर का मतलब ये है कि कितना एंगल आगे या कितना एंगल पीछे, क्या कौन, वोल्टेज करंट से या करंट वोल्टेज से, दैट इज कॉल्ड फेसर। क्या होते हैं? फटाफट लिखिए। ओके ये हटा दो। तो फेजर मींस इट इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और उसको उसको एक डायग्राम के रूप में दिखा देते हैं, उसको फेजर डायग्राम बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? अब कैसे दिखाते हैं फेजर डायग्राम के रूप में, जरा देखिए। लीडिंग और लैगिंग का समझ में आया? इसका मतलब यहाँ पे लिख देना इन दिस एक्सप्रेशन, यहाँ पे लिखेंगे, हम लिखेंगे करंट इज लीडिंग बाय फेज 5 विद वोल्टेज। लिख देना करंट इज लीडिंग, इस पहले वाले में लिखिए करंट इज लीडिंग विद वोल्टेज 5 विद ए फेज 5 विद वोल्टेज। इसी को लिख सकते हैं अगर मैं B बराबर B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5 लिख सकता हूँ। यहाँ पर करंट को क्या लिखूंगा, I नॉट साइन ओमेगा टी ऑनली। बस ये चीज और ये चीज सेम है, ये दोनों आपस में सेम है। ये इसको मैं बोलूंगा करंट इज लीडिंग बाय ए फेज 5 विद वोल्टेज, इसको मैं बोलूंगा वोल्टेज इज लीडिंग, सॉरी व्हाट इज लैगिंग बिहाइंड करंट
बाई फेस प्लस में लीडिंग बोल रहा है, ठीक है। इसका मतलब आप समझ गए। अब इसको फेसर डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जरा देखिए। फेसर डायग्राम क्या होता है, जैसे मान लेते हैं हमने मान लो थोड़ी देर के लिए मान लिया v बराबर v नॉट साइन ओमेगा टी और माइनस के पाई बाई 3 मान लिया, क्या मान लिया, और i को ले लिया हमने i नॉट साइन ओमेगा टी ले लिया सपोज। फेसर हमें हमेशा दोनों को साइड में कन्वर्ट करना होगा या दोनों को कॉस में, तभी फेसर देखा जाता है। ऐसा नहीं कि कॉस में एक साइड में और फाई जो लिखा हो उसी को फेसर मान लो, नो, या तो दोनों कॉस में होने चाहिए या दोनों तभी फेस एंगल को फेसर से बताएंगे, ठीक है। मेरी बात समझ आई। अब जैसे मान लो इसको दिखाना होता है, कैसे दिखाते हैं, आई को हमेशा रियल लाइन पे लिया जाता है। आई को कहां से लिया जाता है, आई को हमेशा रियल लाइन में लिया जाता है। आई क्यों लिया जाता है रियल लाइन, बताऊंगा सर्किट एलिमेंट्स में। वोल्टेज जो लिखेंगे, वोल्टेज में माइनस के पाई बाई 3, तो वोल्टेज की नेगेटिव डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज एंगल जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, क्योंकि नेगेटिव है ना माइनस। ये जो फेस है वो माइनस के पाई बाई 3 है, इसलिए आपको क्लॉकवाइज एंगल लेना पड़ेगा। क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव लिया जाता है इस साइन कन्वेंशन, और वोल्टेज को हम इधर दिखाएंगे। तो ऐसे दिखा देना, यानी करंट और वोल्टेज को इस तरह के डायग्राम में दिखा देना, इसको हम फेसर डायग्राम बोलते हैं। क्या होता है, करंट और वोल्टेज को फेस एंगल के साथ वेक्टर फॉर्म में दिखाना, जिसमें दैट इज कॉल्ड फेसर डायग्राम। क्या बोलते हैं, फेसर एंड फेसर डायग्राम समझ में आया, ये लिख लीजिए, दिस इज द फेसर डायग्राम। और नीचे क्यों दिखाया आपने वोल्टेज को, हमेशा हाँ करंट को हॉरिजॉन्टल लाइन में देना है और एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव ऊपर नीचे कर देना है। अब मैं तो आपको वोल्टेज करंट दे रहा हूँ, उसका करेक्ट फेसर डायग्राम बना के दिखाना है, ठीक है। You have to draw the correct phasor diagram, or I am giving you voltage and current. Okay. बता दूं, तो जरा देखिए, मैं वोल्टेज दे रहा हूँ V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I नॉट कॉस ओमेगा टी। इसका मुझे फेसर डायग्राम बना के दिखाई, जरा ड्रॉ द फेसर डायग्राम। फेसर डायग्राम बना के बताइए। ड्रॉ द फेसर डायग्राम, एक साइन में एक कॉस में। और फेसर कैसे देखते हैं वो मैं बता चुका हूँ। क्या आया, दोनों दोनों 90 डिग्री पे आएंगे, क्यों, कॉस और साइन में 90 डिग्री होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 भी लिख सकते हैं ना, बराबर यही आएगा। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, ऐसा इसको लिख सकते हैं बी नॉट साइन बी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 लिख सकते हैं क्या, चाहे इसमें लिख दो चाहे इसमें। अगर ये लेते हैं, अगर ये लेते हैं तो फिर ये लेंगे इसके साथ, और ये लेंगे तो ये लेंगे, बोलो ना यार। कॉस को कॉस के साथ लेंगे, साइन को साइन के साथ लेंगे ना, बोलो ना यार, समझ में आया। तो अगर ये लेंगे तो ये लिखेंगे, अगर ये लिखेंगे तो करंट को हम नीचे दिखाएंगे। करंट की माइनस पाई बाई 2 है ना, तो माइनस पाई बाई 2 को करंट तो हमारा ये हो गया, करंट ये हो गया, और वोल्टेज ऊपर चला गया तो अपने माइनस पाई बाई 2 हो गया ना वो। अभी अपने आप माइनस पाई बाई 2 हो गया ना, ये चेक करो, क्लॉकवाइज ही तो हुआ ये। करंट को हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन में देना है। ये फर्स्ट वाले का हो गया, किसका हो गया, v इक्वल टू v नॉट साइन ओमेगा टी का, और i इक्वल टू i नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2 का होगा। चेक कर लो, अरे हो गया ना। अगर इसके साथ दिखाएंगे तो तब कैसा आएगा, तभी इसमें अगर आप देखो ना, इसमें वोल्टेज लीड कर रहा है, वोल्टेज लैग कर रहा है, इसका अगर दिखाएंगे तो इसके हिसाब से देखिए क्या आएगा। तो करंट लीड करेगी, करंट लीड करेगी तो यहाँ पे वोल्टेज इधर आ जाएगा,
और ये करंट लीड करेगा, अगर इसका इसका दिखाएंगे तो कॉस में, इसका कॉस, इसका फेसर ये आएगा, यहाँ पे करंट आएगी और यहाँ पे वोल्टेज आएगा। ये वोल्टेज फेसर ये आपका, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज लैग कर रहा है ना, तो -π/2 होगा। ये इसका है कॉस वाले का, किसका है, यानी लिख देना यहाँ पे P बराबर लिख देना है V नॉट cos ओमेगा t, V नॉट cos ओमेगा t -π/2, और इसको लिख देंगे हम I इक्वल टू I नॉट cos ओमेगा t। क्या ठीक, ये इसका फेसर है, लेकिन दोनों सही है। क्या ठीक, वो आपको फंक्शन देगा या तो वोल्टेज को साइन में लेगा या वोल्टेज को कॉस में लेगा। अगर वोल्टेज को कॉस में लेता है तो आप उस हिसाब से देखेंगे, साइन में लेगा तो, लेकिन ये करेक्ट होने के लिए फेसर सही है। दोनों में 90 डिग्री में आगे करंट लीड ही कर रही है, इसमें भी लीड कर रही है, उसमें भी लीड कर रही है, देखो ना यार। ठीक, हाँ ऐसा कुछ नहीं है। आई को हॉरिजॉन्टल लाइन में देना है, हमेशा याद रखना है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल अगर ऐसे मेजर करोगे तो प्लस होता है एंगल, और ऐसे मेजर करोगे एंगल तो नेगेटिव होगा। दैट्स ऑल। आई को हमेशा यहाँ रखना है। बी आपका ऊपर नीचे नहीं हो सकता, बी आपका ये भी हो सकता है। अब यहाँ पे फाई एंगल है इसलिए बी इधर हो जाएगा, फाई 90 होगा तो ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा। बी आपका रोटेट करेगा, आई रोटेट नहीं करता, आई हॉरिजॉन्टल में, आई को हॉरिजॉन्टल में रखते हैं। ठीक है, बी को, बी के हिसाब से आई के फेस के साथ बी को ऊपर नीचे कर सकते हैं, कहीं भी। आई को रियल लाइन में लेते हैं। तो क्लियर है, हटा दो इसको, नहीं अब देखो डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट एलिमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट एलिमेंट्स कौन कौन से हैं देखिए। थोड़ा जल्दी करें, कोई डाउट है तो पूछ लो, क्लियर है। राइट, और डिफरेंट टाइप ऑफ एसी सर्किट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्किट एलिमेंट्स नोट करिए। सर्किट एलिमेंट्स, एसी सर्किट के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं जरा देखिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसी सर्किट एलिमेंट, एक तो रेजिस्टेंस, आपको पता ही रेजिस्टेंस जो होता है वो रियल पार्ट माना जाता है। ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस कैसा पार्ट मानते हैं, रियल पार्ट। एसी के कौन कौन से पार्ट होते हैं देखो, रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस। क्या ये रियल पार्ट माना जाता है, रियल पार्ट माना जाता है एसी का। ये दोनों इमेजिनरी पार्ट माने जाते हैं। क्या आपस में बात ना करें, थोड़ा इंपॉर्टेंट, अभी अगर आपने नहीं समझा फिर इसे समझ में आएगा। जैसे अभी फेस और फेजर डायग्राम में जरूरी बात समझनी थी, उतने ही इंपॉर्टेंट आप यहाँ भी समझना। देखिए मत पहले समझ लीजिए, ये इमेजिनरी पार्ट माना जाता है, इमेजिनरी पार्ट माना जाता है। इंडक्टेंस है, ये आपका कैपेसिटेंस है। इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो आर से, इसका जो रेजिस्टेंस होता है एक्सएल का, इसका जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर को रिएक्टिव इंडक्टेंस बोलते हैं। क्या होते हैं, इंडक्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टेंस, इसको बोलते हैं रिएक्टिव इंडक्टेंस बोलते हैं। इसको बोलते हैं रिएक्टिव इंडक्टेंस के नाम से जानते हैं। इंडक्टर के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, रिएक्टिव इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, जैसा बोलिए क्या होते हैं, रिएक्टिव। तो इसकी वैल्यू होती है ओमेगा एल। क्या होती है, अगर ओमेगा को एल से मल्टीप्लाई करोगे तो ओम बनेगा। क्या बनेगा, ओम। इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। और इंडक्टेंस की रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई, ओमेगा एल, ओम। और इसका जो रेजिस्टेंस होता है उसको एक्सी बोलते हैं। क्या होते हैं, एक्सी बोलते हैं। कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ये क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर है। क्या ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर। क्या है ये, रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर, यानी इसकी वैल्यू 1/ओमेगा c होती है। क्या होती है, और इसका यूनिट 1/ओमेगा c की यूनिट बनी ओम। क्या बनेगा, अगर 1/ओमेगा c का यूनिट कोई पूछ लेता है
ओम बनेगा। क्या बनेगा? अगर आपसे पूछे, यहाँ पूछ लिया जाए कि 1/ओमेगा c इंटू 1/ओमेगा l, इसका यूनिट बताओ जरा क्या बनेगी? इसका यूनिट क्या बनेगा? ये ओम और ये ओम कुछ नहीं बनेगा, यूनिटलेस बनेगा। अब कुछ सोचो ना, आगे जाके एक टर्म आएगा, ये 1/ओमेगा² हो गया और ये आपका LC हो गया। LC क्या होता है? अब आप आगे जाके ओमेगा पढ़ो, 1/√LC पढ़ोगे, कट जाएगा वो। लेकिन ये सब चीजें ध्यान रखने वाली चीजें हैं, इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये नोट कर लीजिए फटाफट। इसका जो इसका ग्राफ रेजिस्टेंस का ओमेगा के साथ ग्राफ कांस्टेंट रहेगा, रेजिस्टेंस ओमेगा पे डिपेंड नहीं करता। इंडक्टेंस जो है ओमेगा पर डिपेंड करता है। इसका ग्राफ जो आएगा स्ट्रेट लाइन आएगा, और इसका जो ग्राफ आएगा इसका XC का ओमेगा के साथ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। क्या आएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये ओमेगा का इसके साथ ग्राफ ऐसा आएगा, इसको ओमेगा के साथ स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन। रेजिस्टेंस का ओमेगा के साथ स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन पैरेलल टू ओमेगा एक्सिस कांस्टेंट रहेगा ना, ओमेगा पे डिपेंड ही नहीं करता रेजिस्टेंस, इसलिए इसको रियल पार्ट मानते हैं। क्या मानते हैं इसको? ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, ये दोनों फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे ओमेगा क्या होता है? उसका कम होता है, इसलिए इसको नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट में मानते हैं। और इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे क्या होता है? एक्सेल बढ़ेगा, तो इसको पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट मानते हैं। क्या मानते हैं? जैसे आपने अगर याद होगा कॉम्प्लेक्स नंबर, आपने शायद नाम कभी सुना होगा, आर्गेन प्लेन नाम सुना किसी ने? कॉम्प्लेक्स नंबर मैथ वाले बच्चों को पता होता है। a + ib, a रियल पार्ट होता है, b क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है, और i क्या होता है? आयोटा होता है। क्या होता है? √(-1). इमेजिनरी नंबर को अंडर के अंदर माइनस लिख दीजिए तो वो इमेजिनरी नंबर बन जाता है। अंडर के अंदर कोई भी नंबर को माइनस कर देते हैं -3, तो ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इसका मतलब होता है pi। क्या होता है? √3i। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब √3i होता है। तो ये कुछ इस तरह से मैं इसलिए जानबूझ के दो इस सर्किट में ये रियल और इमेजिनरी पार्ट का कॉन्सेप्ट इसलिए डाला गया ताकि सर्किट को इजीली आप सॉल्व कर पाओ। हालांकि ये इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है, आयोटा ये जो हम मानते हैं ये सब रियल और इमेजिनरी, इसमें सिर्फ सर्किट को डील करने के लिए, इसको इजी वे बनाने के लिए इसको कॉम्प्लेक्स नोटेशन से सर्किट जल्दी सॉल्व हो जाता है। यानी रियल पार्ट को हॉरिजॉन्टल में रखना है और इमेजिनरी पार्ट को वाई एक्सिस में रखना है। कहां रखना है? और इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है? इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस। तो इंडक्टेंस को ऊपर रखना है और कैपेसिटेंस को ये नेगेटिव इमेजिनरी पार्ट में लेते हैं, इसको पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट में लेते हैं, इसको रियल लाइन में लेते हैं। तो इसको कॉम्प्लेक्स नोटेशन में कैसे लिखते हैं जरा देख लीजिए। सर्किट का नेट रेजिस्टेंस जल्दी लिख पाओगे आप। नेट रेजिस्टेंस को इंपीडेंस बोलते हैं। क्या होता है? इंपीडेंस। नाम सुना है? तो हटा दो इसको, हटा दो। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, कॉम्प्लेक्स नोटेशन को ध्यान में रखते हुए ज्यादा चीजें देखिए। कोई भी कॉम्प्लेक्स नोटेशन कैसे लिखा जाता है? a बराबर z बराबर a + ib, ये कॉम्प्लेक्स नोटेशन होता है। क्या होता है? जैसे मान लो ये कोई xy प्लेन है और ये कोई पॉइंट है a, b, क्या है? तो a रियल पार्ट माना जाता है ये, और ये क्या माना जाता है? इमेजिनरी पार्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? इमेजिनरी पार्ट माना जाता है। तो अगर इसको हॉरिजॉन्टल लाइन में देखो तो देखिए आपका a बन गया, ये a बन गया a, और ये आपका क्या होगा? ये b बन गया। इसको नोट करोगे तो ये क्या बन गया? z की जो मॉड लिया जाता है, z का मॉड कैसे लिया? √(a² + b²। बोलो ना यार। एंगल कैसे लिया जाता है? tan phi बराबर b/a, tan इनवर्स b/a। बोलो ना यार। यही नोटेशन हम चीजें हम आपको थोड़ा ध्यान दो बेटा। हेलो, थोड़ा सा ध्यान देते, जरूरी है।
यही चीजें हम इसी में डील करेंगे। यानी जेड का मॉड, जो मॉड निकाला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या होते हैं? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये कीजिए। ये कॉम्प्लेक्स नोटेशन बताया मैंने। कॉम्प्लेक्स नोटेशन कैसे होता है? कॉम्प्लेक्स नोटेशन ऑफ ए नंबर, कॉम्प्लेक्स नोटेशन ये होता है। एरो जरूर बनाना। और फाई क्या है? फेस एंगल क्या है? फेस एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड, यहाँ वोल्टेज और करंट अभी नहीं दिखाया मैंने, बट आप वो तो स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूँ। अब वो एक्चुअली रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट उसमें क्या होता है उसके हिसाब से जनरली मैथमेटिक्स का लॉ बता दिया आपको, इसको यूज करना है। बता दूं? हाँ बोलिए। आई वही है, इमेजिनरी पार्ट के लिए डिनोट करता है। आई का मतलब होता है √(-1). कॉम्प्लेक्स नोटेशन का एक टर्म है आयोटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये कॉम्प्लेक्स नंबर का नोटेशन बताया। कॉम्प्लेक्स नंबर का ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये आई लगने से ये इमेजिनरी पार्ट बन जाता है, ये रियल पार्ट है। जहां आई लगेगा वो इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, हटा दो। जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास सर्किट में, जरा ध्यान देना, सर्किट में सिर्फ आर है। क्या है? ओनली आर है। क्या है? ओनली आर है। मतलब सर्किट में सिर्फ आर है, तो वोल्टेज भी इधर ही होगा और करंट भी इधर ही होगी। तो ये याद रखना, इन दोनों के बीच फेस एंगल कितना होता है? 0 होता है। कितना होता है? फेस एंगल कितना होता है? फाई जो होता है वो 0 होता है अगर ओनली रेजिस्टेंस है। यानी अगर मैं वोल्टेज को V0 sin ओमेगा टी लिखूंगा तो करंट को क्या लिखूंगा? I0 sin ओमेगा टी। बोलो ना यार ये। और अगर सर्किट में R एंड L है, R एंड ओनली R एंड L है, अगर मान लो सर्किट में, ध्यान देना, अगर R और L है तो ये वाला जो आएगा I इधर आएगा, VR इधर आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? ये आएगा BL इधर जाएगा और XL इधर जाएगा। बोलो ना, अभी नहीं बताया पॉजिटिव रीजनिंग पार्ट। तो अगर मैं XL को R के साथ दिखाऊंगा तो ये रेजिस्टेंस का फेसर हो जाएगा। रेजिस्टेंस भी दिखा सकते हो। अगर मैं सिर्फ ऐसे दिखाता हूँ, यहाँ पे XL दिखाता हूँ या R दिखाता हूँ, तो ये रेजिस्टेंस इंपीडेंस फेसर होता है। इसको बोलते हैं इंपीडेंस फेसर। क्या होता है? इसको इंपीडेंस फेसर बोलते हैं। और ये जो Z होगा वो इन दोनों का नेट रेजिस्टेंस है। क्या है? नेट रेजिस्टेंस निकालने का तरीका क्या है? ये XL हो गया, ये R हो गया, ये क्या होगा? √(r² प्लस XL का होल स्क्वायर। बोलो ना, फाई एंगल निकालना है तो फाई निकाल सकते हैं। tan फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? tan फाई इक्वल टू XL अपॉन R। XL होता है ओमेगा L अपॉन R। बोले ना यार। अगर इसी का वोल्टेज का फेसर बनाना है तो इसी का वोल्टेज फेसर ऐसे बनेगा, यहाँ पे BL दिखाएंगे और यहाँ BR दिखाएंगे और कुछ ना दिखाएंगे और यहाँ I दिखाएंगे। तो इन दोनों का BR और BL का रिजल्टेंट वोल्टेज इधर जाएगा। तो रिजल्टेंट वोल्टेज क्या होगा? √(VR² प्लस BL²। और ये नेट वोल्टेज का जो फेस एंगल है वो I के साथ फाई है। कहाँ दिक्कत है? कॉम्प्लेक्स नोटेशन इजी हो गया नहीं होगा? नहीं, I हो गया, R हो गया, BR हो गया, ये 0 फेसर में रहते हैं। किसमें रहते हैं? और जो BL हो गया, BC हो गया, XL हो गया, XC हो गया, वो 0 फेसर में नहीं रहते, वो किसी 90 एंगल पे रहेंगे, पॉजिटिव एंगल पर या नीचे। ये है, इसे देखते ही पता चल जाता है कि कौन किसके साथ लीड कर रहा है, कितने एंगल लीड कर रहा है, लैग कर रहा है या लीड कर रहा है। क्यों? ये ओनली R और L के लिए। अगर R और L अकेले हैं तो ये
ये इम्पीडेंस फेसर कहते हैं, इसको बोलते हैं इम्पीडेंस फेसर, और इसको बोलते हैं वोल्टेज फेसर। इसको क्या होता है? वोल्टेज फेसर डायग्राम। क्या बोलेंगे? ये क्या है? इम्पीडेंस फेसर डायग्राम। जो फाई यहां से निकल के आएगा वही फाई यहां से निकल के आएगा। अब आपको कैसे लिखो? tan फाई अगर आप लिखोगे, इसको लिखोगे आप बी एल बाई बी आर लिखोगे। बी एल क्या होता है? आई एक्सएल, और क्या हो? आई एक्सी, आई आर, आई से आई कट गया तो वही तो वही आया नहीं आया? अरे यहाँ से बी एल, यहाँ से एक्सएल अपन आर आया नहीं आया? एक्सएल अपन आर, यहाँ से क्या आया? tan फाई बराबर क्या होगा? tan फाई बराबर बी एल अपॉन बी आर तो आएगा। तो जो फेस एंगल यहाँ से आएगा वही फेस एंगल वहां से भी आएगा। क्या हुआ? एसी बंद कर दो। चल रहा है ठीक है। क्लियर है? आया बेटा? पढ़े समझ में? कोई टफ चीज नहीं है, दिख नहीं रहा है तो लोकेशन चेंज कर दो। हमें थोड़ा ऊपर लिख दूंगा, ठीक है? ऊपर लिख दूंगा। हटा दो। अगर अब मुझे वोल्टेज, अगर मुझे फेसर डायग्राम बना के बताइए जब सर्किट में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस हो, क्या हो? तब फेसर डायग्राम बना के बताइए वोल्टेज और करंट की। ड्रॉ द फेसर डायग्राम बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इफ इन सर्किट रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर प्रेजेंट। रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस आर प्रेजेंट, then draw the phasor diagram. अब नोट कर लेना। रेजिस्टेंस दे रखा है, कैपेसिटेंस दे रखा है। R and C दे रखा है, बस only R C present. Draw phasor diagram. Draw phasor diagram. R और C के लिए R को तो रियल लाइन में लेगी और XL को कहाँ लेंगे? XC को कहाँ लेंगे? नीचे। ये R हो जाएगा, ये XC हो गया, ये इंपीडेंस फेसर हो गया। क्या हो गया? ये इंपीडेंस फेसर। 5 फेज नीचे होगा। 5 फेज नीचे क्यों होगा? जेड इन दोनों का रिजल्टेंट तो इधर ही आएगा ना जेड। और इधर क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका VR, यहाँ हो गया आपका VL VC, ये वोल्टेज फेसर हो गया। क्या हो गया? जो फेस एंगल यहाँ आएगा वही यहाँ आएगा। ये इंपीडेंस फेसर, ये वोल्टेज। बहुत आसान है। तो tan फाई बराबर यहाँ से क्या आएगा? tan फाई आएगा आपका XC अपॉन R। यहाँ से tan फाई बराबर क्या आएगा? BC अपॉन VR। करंट हमेशा यही रहेगी, करंट हमेशा यहाँ रहेगी। जब वोल्टेज का दिखाते हैं तो करंट उसमें दिखाते हैं, वोल्टेज में। इंपीडेंस फेसर में करंट और वोल्टेज नहीं दिखाते। इंपीडेंस फेसर में सिर्फ रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस वगैरह दिखाते हैं। वोल्टेज फेसर जब भी दिखाओगे तो करंट जरूर दिखाओगे, और करंट के लिए हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन ली जाती है। क्या? अब आप खुद सोचो जरा, जब इधर ध्यान दो, स्टॉप राइटिंग। जब आपके पास आरसी होगा उस केस में करंट वोल्टेज से लैग करेगी फाई या लीड करेगी? फाई लीड करेगी। कितने एंगल? फाई, कितने एंगल फेस। तो पता है इसमें करंट की एक्सप्रेशन क्या लिखा? अगर आपने वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिखा V0 sin ओमेगा t
तो करंट का एक्सप्रेशन क्या होगी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस tan इनवर्स बी सी अपॉन बी आर। बोलो ना यार, ये आएगा करंट का फंक्शन। लिख देना पड़ेगा, तो 5 है क्या वो तो बताना पड़ेगा, ठीक है। ये क्या चीज, अगर मैं माइनस लगाना है तो इसमें माइनस कर दो, तो फिर इसमें फिर ये हटाना पड़ेगा। इसी को मैं लिख सकता हूँ, इसी को लिख सकता हूँ v नॉट साइन ओमेगा टी माइनस tan इनवर्स bc बाई br, bc बाई br, या और करंट को लिख सकता हूँ i नॉट साइन ओमेगा टी। इन दोनों का मतलब एक ही है ना, पता है तो था। या तो इसमें प्लस करोगे तो उसमें माइनस करोगे, दोनों में थोड़ी पाएंगे प्लस माइनस कर दो। क्लियर है? तो ये चीजें ध्यान से समझने की थी। एक चीज अगर आप जान लोगे ना तो पता ही नहीं चलेगा कौन से किसके साथ लीड कर रहा है, क्या हो रहा है। कई बार करंट फेजर डायग्राम भी पूछ लेता है, वो डायग्राम वो बोल देगा करंट वोल्टेज से इतना फेज लैग कर रही है, कुछ वन ऑफ द फॉलोइंग करंट का फेजर डायग्राम, फेज एंगल क्या होगा सब बताओ, बता दो इसको। अब सर्किट में एल और सी दे रहा हूं, क्या दे रहा हूं, L and C। in circuit L and C are given, उसका फेजर डायग्राम बनाइएगा। in circuit only L and C are present, in circuit only L and C are present, उसका फेजर डायग्राम बनाइए जरा। जब ये डायग्राम बनेगा, ये क्या बना, ये इंपीडेंस कैसा बनेगा, ये वोल्टेज कैसा बनेगा, आर है ही नहीं, वोल्टेज फेजर है ये। अब अगर मान लो, सुनो, अगर इसमें एक्सएल की वैल्यू ज्यादा हो जाती है एक्ससी से, क्या हो जाती है, मान लेते हैं तीन केस हो सकते हैं, एक्सएल की वैल्यू एक्ससी के बराबर भी हो सकती है, तीसरा एक्सएल की वैल्यू एक्ससी से कम भी हो सकती है। अगर एक्सएल की वैल्यू एक्ससी से ज्यादा हो जाए, इस सर्किट का नेचर इंडक्टिव होगा, कैसा होगा, और एक्सएल बराबर एक्ससी हो गया तो ना इंडक्टिव होगा ना कैपेसिटिव होगा, सर्किट रेजिस्टिव हो जाएगा, रेजिस्टिव नेचर हो जाएगा, खाली भला ही रेजिस्टेंस नहीं है। अगर एक्स और एक्स बराबर हो जाएगा तो इस सिचुएशन को रेजोनेंस बोलते हैं, रेजोनेंस, इसको रेजोनेंस कहते हैं, रेजोनेंस। तो इसमें क्या होता है, इसमें सर्किट कैसा होता है, इंडक्टिव रीजन, इंडक्टिव बिहेवियर होता है, कैसा होता है, और इस केस में क्या होता है, कैपेसिटिव बिहेवियर। बोले ना, ये चीजें बहुत जरूरी हैं जो मैं ये बता रहा हूं। अब सर्किट में तीनों हो जाए, मान लो इंडक्टर भी हो जाए, कैपेसिटर भी हो जाए, रेजिस्टेंस भी हो जाए, तो बस एक आर जोड़ देना है बस। तो जरा फेजर डायग्राम बना के दिखाइए। इफ ऑल थ्री सर्किट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, इफ ऑल थ्री सर्किट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, if all three circuit elements are present, all three circuit elements are present, तो तीनों सर्किट एलिमेंट प्रेजेंट होंगे तो यहाँ होगा आपका एक्सएल, तो यहाँ होगा आपका एक्ससी, यहाँ होगा आर, ये रेजिस्टेंस फेजर हो गया, इंपीडेंस फेजर हो गया, और ये ऐसे लिखा है, यहाँ होगा बीएल, यहाँ होगा आपका बीसी, यहाँ होगा आपका बीआर, और साथ में आई भी दिखाएंगे यहाँ पर। ओके, ये वोल्टेज फेजर हो गया, ये तीनों प्रेजेंट होंगे, क्या होंगे, इसमें भी तीन पॉसिबिलिटी होती है। पहली पॉसिबिलिटी एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी, क्योंकि आर के साथ कंपैरिजन नहीं हो रही है, आर तो अपना फिक्स है,
XL greater than XCO, दूसरी XL is equal to XCO, तीसरा XL less than XCO, XL less than XCO। इस केस में सर्किट पता कैसा होता है, इंडक्टिव रेजिस्टिव। कैसा होगा, रेजिस्टेंस तो मौजूद है, इंडक्टिव नहीं होगा, इंडक्टिव रेजिस्टिव। कैसा होगा, इंडक्टिव रेजिस्टिव होगा, इंडक्टिव रेजिस्टिव। रेजिस्टेंस तो है ही ना, और इसमें क्या होगा, ओनली रेजिस्टिव। क्या होगा, ओनली रेजिस्टिव नेचर होगा। और इसमें क्या होगा, ओनली नहीं, एक कैपेसिटिव रेजिस्टिव। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रेजिस्टिव। तो मेरी बात समझ आएगी, आवाज लगी तो ये ध्यान रखना, फेसर डायग्राम के लिए जरूरी है चीजें। क्यों, अब इससे सर्किट देखना इजी कितना है आसान। अब आपको कुछ नहीं रह गया इजी में, अलग अलग सर्किट को डील करना है और बस उनका फेसर डायग्राम समझ आ गया है, इम्पीडेंस समझ आ चुका है, वोल्टेज नेट पता चल ही चुका है। अब कैसे डील करते हैं, अब हमको सारा सर्किट लपेट देते हैं। तो अब हम ले लेते हैं सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस। जल्दी जल्दी से देख लेते हैं, सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस। या मैं एक तीनों का एक कंबाइंड बता देता हूँ, उसी से आपको अलग अलग डील करना रहेगा। तो तीनों सर्किट एलिमेंट मान लेते हैं, उसी में हम सारा बता देते हैं, उसी से क्लियर हो जाएगा। सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस। सर्किट कंटेनिंग अलग अलग बता दें। चलिए, सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस, सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस। पढ़ा दो इसको। जरा ध्यान दो, अगर रेजिस्टेंस अकेला होगा सर्किट में और उसको एसी से कनेक्ट करने किससे, ये एसी का नोटेशन होता है। क्या होता है, पहली दूरदर्शन बना देते हैं। क्या पहली दूरदर्शन में साइन करते हैं, इसी तो होता है। ठीक है, ये है टेप सी का मान सकते हैं, ये एसी का वो है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस मान लिया हमने, ये वोल्टेज मान लिया हमने V नॉट साइन। हमेशा वोल्टेज को ये माना करो, ठीक है, V नॉट साइन ओमेगा टी माना करो। यहाँ से जो करंट जाएगी वो करंट वो उसी फेस में रहेगी जिस फेस में वोल्टेज है, क्योंकि I की जो वैल्यू हो जाएगी I नॉट साइन ओमेगा टी आएगा। यानी इनका जो वोल्टेज फेसर बनेगा, तो वोल्टेज फेसर आपका ये बनेगा, वोल्टेज और करंट फेसर ये बनेगा, बस और कुछ नहीं। और रेजिस्टेंस फेसर इसका होना ही नहीं है, यही होना बस, रेजिस्टेंस फेसर ये होते हैं। सिर्फ इस सर्किट में मैक्सिमम पावर लॉस होता है। क्या होता है, मैक्सिमम पावर लॉस होता है, इसमें मैक्सिमम पावर लॉस होता है। पावर एनर्जी स्टोर नहीं होती, मैक्सिमम पावर। और फेस एंगल कितना होता है, फेस एंगल 0 होता है। कितना होता है, बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। फेस एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट क्या होता है, 0 डिग्री होता है। कितना होता है, सेम फेस में होता है। अगर इसका साइनसोइडल कर्व बनाएंगे, तो साइनसोइडल कर्व ऐसे आएगा इसका E, और यहाँ पे T, करंट का ऐसे दिखाएंगे, करंट का ये आ जाएगा। जब वो मैक्सिमम तब ये मैक्सिमम बोला ना है। पावर लॉस, एवरेज पावर लॉस इसमें मैक्सिमम होता है। क्या होता है, एवरेज पावर लॉस। ये ध्यान रखना, सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस का था केस का। क्या था ये, सर्किट कंटेनिंग ओनली रेजिस्टेंस। सुना नींद आ रही, आपको नींद की बनी
ये जो फेजर डायग्राम वाली बातें क्लियर किया आप लोगों को पहले? यस सर। कुछ बच्चों को क्लियर नहीं, लेकिन कुछ बच्चों को पहली टाइम फर्स्ट टाइम देखा होगा कि फेजर एंगल कैसे देखते हैं, लेकिन अब आपको पिक्चर क्लियर हो रही है कि फेज एंगल कैसे डिसाइड करते हैं, लीडिंग और लैगिंग कैसे डिसाइड करते हैं। इसको तो सब पता होता है, इसमें हमको पढ़ चुकी ना ये, है ना? इसलिए देखो ना आपकी कैसी बैठी बिल्कुल बेमन से, जानबूझ के सोच रही कि मेरा टाइम कहीं खराब हो रहा है फालतू। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो क्लियर है ये? इसमें मैक्सिमम पावर लॉस क्यों होता है? क्योंकि वोल्टेज और करंट जीरो फेज पर होंगे ना। आगे जाके एक एक्सप्रेशन में बताऊंगा, एवरेज पावर का फॉर्मूला होता है VRMS IRMS cos पाई। क्या होता है? VRMS IRMS cos पाई। इसको एवरेज पावर का फॉर्मूला बोलते हैं। क्या होता है? अब खुद सोचो, जब अगर फेज एंगल जीरो हो जाएगा, cos पाई की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना, तो मैक्सिमम पावर लॉस रेजिस्टेंस वाली में तो हो सकता है कि फाई की वैल्यू जीरो सिर्फ रेजिस्टेंस वाले में होगी या रेजोनेंस में होगी? किसमें होगी? जब रेजोनेंस होगा तो रेजिस्टिव ही होता है नेचर, या प्योर रेजिस्टेंस होगा। आगे बढ़े, फिर से बता दूं, वोल्टेज अभी इतना जब फेजर कर रहे थे वो सब देखो ना, वोल्टेज और करंट सेम फेज में होता है। जब रेजिस्टेंस होता है, ये बता चुका हूं ऑलरेडी। जब फेज एंगल जीरो होगा तो cos जीरो की वैल्यू क्या होती है? 1, तो मैक्सिमम पावर लॉस नहीं होगा, नहीं होगा। ग्राफ बता दूं, ग्राफ साइन थीटा का ग्राफ बताओ ना कि y sin x का ग्राफ होता है। जब ये मैक्सिमम होगा तब ये मैक्सिमम होगा। अरे भैया ये वोल्टेज है, ये वाली करंट हो गई ना। हाँ हाँ, cos में आएगा, ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा और ये करंट भी ऊपर ही आ जाएगी, लेकिन रहेगा दोनों बीच में फेज एंगल जीरो ही। जब करंट मैक्सिमम होगी तो अभी वोल्टेज मैक्सिमम होगा। टेंशन नहीं दिख रही है, हेडेक हो रहा है, जिनको हेडेक हो रहा है वो पानी पी के हेडेक मत करें, क्योंकि ये पता है इजी टॉपिक है, और अगर आपने ये सब बेसिक चीजों पर ध्यान नहीं देंगे तो ये चीज क्वेश्चन नहीं आएंगे। हेडेक करके आप अपना समय खराब थोड़ी देर भले ही रुक जाएंगे, हेडेक मत करिए क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और इजी वे में मैं बता रहा हूँ, वो ऐसा नहीं है कि हेडेक क्यों होता है, मुझे या तो रात में नींद नहीं आई या ये जो समझ में नहीं आ रहा है इसलिए हेडेक हो रहा है। दो चीजें हो सकती है, और जब आप नहीं ध्यान दोगे तो और समझ में नहीं आएगा तो और हेडेक होगा। ध्यान तो देखा है हेडेक होने का रीजन क्या है? हैं ये अच्छा तो भी इजी नहीं लगा, नहीं लगा। जैसे सोएगा वही मैं कह रहा हूँ, लेकिन तू तो फ्रेश नजर आ रही, तो दवा के सोइए तो सोएगी। सबसे बेस्ट तो ये लग रही ये तो मिस लगती है। तो ये आगे बढ़े, समझ आ गया? आगे अब देखो, अब हम रेजिस्टेंस की जगह हम इंडक्टेंस ले लेते, क्या लेते हैं? इंडक्टेंस। ये पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है? इंडक्टेंस, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस। अगर इंडक्टेंस अकेला है, ओनली एल प्रेजेंट है, अगर मान लो ओनली एल प्रेजेंट है सर्किट में, तो इंडक्टेंस दिखाएंगे और इसका एक ये दिखा देंगे, एसी सोर्स दिखा देंगे, इसका रेजिस्टेंस एक्सएल हो गया, इसमें जो करंट जाएगी आई, आसपास का वोल्टेज हमने बी नॉट साइन ओमेगा टी मान लिया, तो करंट को मानेंगे आई नॉट साइन ओमेगा टी
माइनस पाई बाई टू क्या बनेंगे? अरे बोलो ना यार, माइनस पाई बाई टू समझ आई क्यों? अरे आपको समझा चुका हूँ सब कुछ। ये आपका bl इधर होगा, I इधर होगा, इसलिए माइनस पाई बाई टू। इसलिए तो पहले ही मैंने फेसर सबसे पहले तो फेसर भी पकड़ लिया, फेसर डायग्राम कि उसको बगैर बताए ये सब करना तो आपको परेशान हो जाते, इसलिए सबसे पहले मैंने वही बताया। इस केस में पावर लॉस होगा कि नहीं होगा बताइए जरा, आवाज नहीं आई। नहीं होगा, cos 90 की वैल्यू 0 होती है, एवरेज पावर इसमें 0 होगा बेटा, यानी पावर लॉस नहीं होगा, एनर्जी स्टोर्ड होगी। क्या होगी? इस फॉर्म में इंडक्टिव एनर्जी के रूप में, किसमें? और जो वो मैग्नेटिक फॉर्म होता है, जो क्या होता है याद करो, बताया था ईएमआई में। इसमें नो पावर लॉस, क्या होगा? नो पावर लॉस, ओनली एनर्जी स्टोर्ड, ओनली एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंडक्टेंस, इंडक्टिव एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड होगी, एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ हाफ Li स्क्वायर, बोलो ना यार, हाफ Li स्क्वायर इक्वल टू इंडक्टिव एनर्जी। कौन सी होती है? मैग्नेटिक फॉर्म में होती है। किसमें होती है? शिवांग की याद आया? मैग्नेटिक फॉर्म में होती है। ये इसका फेसर डायग्राम हो गया। करंट लैग करेगी बाय ए फेज पाई बाय 2, या वोल्टेज लीड करेगा बाय ए फेज पाई बाय 2। रेजिस्टेंस है ही नहीं। और अगर हमने करंट वोल्टेज ये लिखा तो करंट ये लिखेंगे। अगर मैं वोल्टेज को ये लिखता V नॉट sin ओमेगा t प्लस पाई बाय 2, तो करंट को क्या लिखता? बोलिए, I नॉट sin ओमेगा t। बस इसका मतलब एक ही है, राम श्याम से बड़ा है तो श्याम राम से छोटा है, वही मतलब यहाँ है। बोलो ना, आगे पढ़े। ओनली रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस, फिर दो के कंबाइन पेयर लेंगे, फिर तीनों को इतना ले लेंगे। हाँ, कौन सा वाला? अच्छा साइन वाला बना देते हैं, आसान है। देखो अगर आप खुद सोचो, अगर मैंने ये वाला लिया फंक्शन, ये वाला फंक्शन लिया, इस वाले के लिए बता, इस वाले के लिए, तो इसमें वोल्टेज साइन में रहेगा और वो कॉस में रहेगा। ऑब्वियसली यहाँ पाई बाय 2 का फेस है। जरा देखिए यहाँ पे वोल्टेज का टाइम के साथ दिखा रहे हैं, और करंट का वोल्टेज को हम लोग रेड से दिखा रहे हैं, किससे? ब्लू से दिखा रहे हैं। किससे? ब्लू से। वोल्टेज को ब्लू से दिखा दिया और करंट को रेड ब्लैक से दिखा रहे हैं। किससे? जहां वो चीज 0, जहां वो ऐसे होगा, जहां पे ये 0 होगा वहां ये मैक्सिमम होगा। बोलो ना, जहां ये मैक्सिमम वहां ये 0, जहां ये 0 वहां ये मैक्सिमम। बोलो ना यार, मेरी बात समझ आ रही है? नहीं, जहां ये 0 वहां पे ये मैक्सिमम। जब एक जमीन है तो दूसरा आसमान, एक 0 तो दूसरा मैक्सिमम। ये ब्लैक वाला ये आपका आई है, ये वाला आई है, और ये आपका क्या है? बी है। बोलो ना, वोल्टेज बी और आई एक साथ दिखा दिया ना मैंने, बी एंड आई एक ही उसमें दिखा दिया। कॉस में आएगा ना, कुछ सोचो ना, जब ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 करोगे तो कॉस आ जाएगा। कॉस का मैक्सिमम से स्टार्ट होता है। इसको वेवी साइन कर्व बोलते हैं। क्या होते हैं? वेवी साइन कर्व। क्या होते हैं? वेवी, बी आई वेवी कर्व बोलते हैं। क्या होते हैं? वेवी कर्व, वेवी फॉर्म ऑफ एसी। जो बच्चे वाला वेवी नहीं, वेव वाला वेवी, वेवी वेवी वेवी। ओके ठीक है बेबी। तो इंडक्टिव एनर्जी के रूप में होता है इसमें एनर्जी। ठीक है, पावर लॉस इसमें लिया मैक्सिमम होता है, नहीं होता है? ठीक है मनीष, अब देखिए ओनली कैपेसिटर। क्या? ओनली कैपेसिटर, सर्किट ओनली कैपेसिटर। तुम कोई चीज रटने की जरूरत नहीं, बस दिमाग में सेट कर लो ना, तो रटने की जरूरत नहीं होती। ओनली कैपेसिटेंस,
अगर ओनली कैपेसिटेंस अकेला है, ओनली कैपेसिटेंस, तो ये कैपेसिटेंस दिखाया और ये हमने साइनसोइडल एसी दिखा दिया। इसका कैपेसिटेंस क्या एक्स, इसका रेजिस्टेंस क्या एक्सी, और ये बी बराबर बी नॉट साइन ओमेगा टी मान लिया। तो जो करंट जाएगी इसमें वो जाएगी आपकी आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये बन जाएगा आपका प्लस पाई बाई टू। क्या करंट लीड करेगी इसमें, क्यों लीड करेगी? क्योंकि वोल्टेज तो आपका इधर होगा बी बीसी, करंट इधर होगी, क्यों? तो करंट लीड नहीं करेगी। अरे भाई ऐसे जाओगे तो करंट लीड करेगी नहीं, ऐसे जाओगे तो वोल्टेज लैग, ये माइनस पाई बाई टू, ये प्लस पाई बाई टू। ऐसे जाने पे लीड होता है, ऐसे जाने में लैग होता है। और इस केस में भी एवरेज पावर लॉस क्या होगा? एवरेज पावर लॉस जीरो होगा, क्योंकि cos फाई की वैल्यू क्या होगी? जीरो। cos फाई को पावर फैक्टर वो दिए होते हैं, cos फाई की वैल्यू जीरो होगी बेटा। ओके, यानी फाई 90 तो cos फाई जीरो। तो एवरेज पावर लॉस जीरो है। और इसमें एनर्जी जो स्टोर होती है इंडक्टिव फॉर्म में, सॉरी कैपेसिटिव फॉर्म में होती है, किसमें? जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म होती है, क्या होती है? तो इसमें जो एनर्जी स्टोर होगी U, वो हाफ Q²/C या हाफ C² इस फॉर्म में स्टोर होती है। इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म बोलते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म। इसका भी ग्राफ अपने आप बेबी कर्व बना सकते हो। D नॉट साइन में आ गया तो इसमें कॉस में आ जाएगा, क्यों? उसी तरीके से अब मैं एक काम करता हूँ, दो दो ना लेके एक साथ तीनों ले लूं क्या? उसी में अपनी अलग अलग वे में समझ आई गया, तीनों में ही मैं सारी चीजें बता दूंगा ना उसी में, ठीक है? इंडिपेंडेंट तो समझ ही लिया ना कैसे करता है। तो राइट, सर्किट कंटेनिंग R, L and C। क्या चीज? क्यों? यहाँ करंट लीड करा रही हो, करंट में माइनस पावर टू कौन सा? करंट लीड कर रही ना। जी यही इसके पेपर ले आऊंगा मैं आजकल, वो सिलेबस खत्म बनाने में लगे हुए हैं, कोई आईडिया सीन होते हैं तब हो जाते हैं, नहीं चलता। हाँ 17 जुलाई आ गया पेपर, फिक्स हो गया, कल हमें भेजा था, आ गया 17 जुलाई है। ओके, अब ज्यादा एंटी में होता है ना, हो गया फिक्स। एक क्वेश्चन लिखिए जरा, बहुत ऐसे क्वेश्चन निकाले, क्वेश्चन ले लो हैं, क्या कर दिया? अरे कंबाइन कर दिए, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो कर लो चाहे अच्छे कंबाइन करना चाहो लिख लो, बताओ कल लिखिए RLC को कंबाइन करो फिर क्वेश्चन करो। कंसीडर RLC connect in series, can we consider resistance, capacitance, inductance connect in series? Connecting, consider capacitance, resistance, inductance connect in series, series पर कनेक्ट की है। मान लेते हैं कि हमने रेजिस्टेंस ले लिया, ये हमने इंडक्टेंस ले लिया, ये हमने कैपेसिटेंस ले लिया, और ये हमने AC सोर्स लगा दिया। यहां से जो वोल्टेज आएगा दैट इज V नॉट साइन ओमेगा टी, यहां से जो करंट जाएगी वो करंट तीनों में सेम रहेगी, लेकिन करंट का वोल्टेज के साथ फेस अलग अलग होगा। जरा ध्यान देना, इसमें जो VR होगा और I होगा वो जीरो फेस पर होगा, इसमें जो I होगा और BL जो होगा वो 90 फेस पर होगा करंट,
करंट 90, इसमें आई जो होगा और बीसी जो होगा ये भी 90 फेज पे होगा, बोलो ना यार। Yes, sir. बना लीजिए। अपने आप में खुद कह रहे हैं जब मैं रेजिस्टेंस से पास होंगी तो करंट कह रही मैं जीरो फेज में रहूंगी वोल्टेज तेरे साथ है, और जो कह रही जब मैं होंगी बराबर ही तीनों में लेकिन फेज एंगल में बदल जाऊंगी। करंट कह रही है इंडक्टर जब मैं तेरे के अंदर से पास होंगी तो मैं तेरे से 90 फेज में आगे पीछे हो जाऊंगी, बोलो ना, या तो तू आगे होगा या मैं पीछे होगा। कौन आगे कौन पीछे? ये वोल्टेज आगे करंट पीछे, बोलो ना यार। और जब कह रही कैपेसिटर से पास होगी करंट तो मैं वोल्टेज और करंट के फिर 90 बीच में आगे पीछे हो जाऊंगा, बोलो ना यार। अपने आप में सब कुछ बातें कह रहे हैं नहीं। रेजिस्टेंस से पास होगी तो जीरो फेज, उससे होगा तो 90 फेज, उससे होगा तो 90 फेज, बोलिए। तो अगर मैं तीनों का इफेक्टिव इंपीडेंस डायग्राम बनाऊं तो इंपीडेंस डायग्राम में तीनों को बता भी चुका हूं। इंपीडेंस सॉरी फेजर डायग्राम, वोल्टेज ये वीसी हो गया, ये वीआर हो गया, बोलो ना, ये वोल्टेज फेजर हो गया। अगर अब इसमें तीन पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटी जब बीएल बीसी से ज्यादा होगा, इसकी तो इसके कंपैरिजन है ही नहीं, ये तो अपना रियल पार्ट में मस्त है, इससे कोई लड़ाई तुम दोनों के बीच में होगी, ये क्वेश्चन इमेजिनरी ये रियल इमेजिनरी। अब कौन सा बड़ा होगा वही तरफ उसी तरफ नेट चला जाएगा। अगर बीएल बड़ा होगा बीसी से तो नेट कहां चला जाएगा ऊपर, तो ये बीएल माइनस बीसी और बीआर इधर, यानी उनका रिजल्ट तीन अलग अलग केस बन सकते हैं इसी में। पहला केस बनेगा जब बीएल ग्रेटर देन बीसी होगा, उस केस में जब बीएल ग्रेटर देन बीसी होगा देखो, जब बीएल ग्रेटर देन बीसी हो जाएगा इस केस में जरा ध्यान दीजिए, बी आर तो यही हो गया, ये बन जाएगा आपका बीएल माइनस बीसी इधर चला जाएगा, और इसका रिजल्टेंट नेट वोल्टेज कहां जाएगा इधर, नेट वोल्टेज इधर जाएगा बी, और ये करंट तो आपकी इधर ही रहेगी। तो नेट वोल्टेज का आई के साथ फेज एंगल कितना होगा, फाई होगा, कितना होगा, आई के साथ फेज एंगल कितना होगा, फाई। तो अगर मुझे tan फाई निकालना है तो tan फाई बताओ क्या होगा, बताओ जरा डायग्राम से। BL माइनस BC अपॉन BR, इसी को ले सकते हैं XL माइनस XC अपॉन R, ये फेज एंगल आ गया। तब जब BL बड़ा है BC से, और सर्किट का नेचर कैसा होगा, इंडक्टिव रेजिस्टिव, कैसा होगा, इस सर्किट में पावर लॉस होगा कि नहीं होगा, होगा। अगर फेज एंगल 90 नहीं है, कुछ है जीरो या कुछ है, तो पावर लॉस होना ही होना है। इस सर्किट में पावर लॉस होगा, कितना पावर लॉस होगा, बी एवरेज बराबर हो जाएगा बी आरएमएस आई आरएमएस cos फाई। cos फाई को पावर फैक्टर बोलते क्या होते हैं, पावर फैक्टर की वैल्यू होती है R अपॉन Z, क्या होती है, cos फाई, यानी पावर फैक्टर की वैल्यू R बाई Z होती है, क्या होती है। इसका Z क्या बनेगा, अगर इस केस में Z लिखना चाहें तो Z बन जाएगा इस केस में जब BL बड़ा हो जाएगा BC से, तो जो Z बनेगा यहाँ पे क्या होगा आपका XL माइनस XC, ये R इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा इधर, ये Z इंपीडेंस बनेगा, वही क्या बन जाएगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, और ये एंगल फाई है, ये रिजल्टेंट इंपीडेंस हो गया, क्या हो गया, ये नेट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। नेट रेजिस्टेंस को इंपीडेंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंपीडेंस। लिख लीजिए जरा, नेट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इंपीडेंस।
हो गया। अब अगला वाला केस आप खुद डील कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ काफी सारी चीजें बताने की होती है। रेजोनेंस की, रेजोनेंस वाली चीजें बताने की होंगी काफी सारी, वो देखिए। इस सर्किट में एवरेज पावर लॉस जीरो नहीं होगा, ये होगा बीआरएल बाय एम कॉस। अब मैं चाहते हैं कि आप क्वेश्चंस भी करा देते हैं इसके, ठीक है। फिर जो सेकंड वाला केस है, मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 37 करिए जरा, पेज नंबर 153 पर। 153 पर 37 करें, 37 क्वेश्चन करें। वन 153 पेज पर क्वेश्चन नंबर 37। जिसको ये नहीं मिला वो ले लें, यहाँ पे क्लिक करें। ये जिसको ना मिला वो ले लो भाई, ये वाला। आया क्वेश्चन समझ? क्या कह रहा है क्वेश्चन? फ्रीक्वेंसी दे रखी है और ओके। अब आप देखो कौन सा सर्किट है, एलसी सर्किट है, आरसी एलआर सर्किट है। कर लीजिए। इन एलआर सर्किट इसमें दिया है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज कलेक्टेड। 50 फ्रीक्वेंसी दे रखी है, एफ की वैल्यू 50 हर्ट्ज दे रखी है एलआर सर्किट का, और आर की वैल्यू दे रखी है 157 ओम, और एक्स एल दे रखा है इसका 1/2√3 हेनरी। इसमें पूछा जा रहा है फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज करंट। अरे भाई तो 10 को डायरेक्ट लिख दो ना, एक्सएल अपॉन आर होता है कि नहीं होता है? ये ओमेगा एल होता है, ये आर होता है, बस निकाल लो, बस खत्म, ना दिक्कत नहीं, इजी था। 30 डिग्री आ रहा है, जैसे आ रहा वैल्यू रखो, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई एफ और एल की वैल्यू कितनी होगी 1/2√3, आर की वैल्यू कितनी है 157। हो सकता है इजीली कट रहा हो सारा कुछ। 2 into 3.14 upon 157 ये कुछ कट भी तो रहा है इससे, तो कितना होगा 3 पॉइंट, उसको क्या ले सकते हैं सर? ये 157 3.14 कौन सा? सर ये 2 टाइम्स कट रहा है ना, 157 से 2 टाइम्स 3.14। अच्छा ये 2 टाइम्स कट रहा है, हाँ नीचे आ जाएगा 100 100 आएगा ना, ये कर दो 100 आएगा, ये कितनी बार जाएगा 2। अरे सर हाँ बट सर वहां पे भी आएगा ना 157 टू द सब कर दे उसी का कई बचेगा। 314 होता है, ये कितना हो 0.2 हो गया ना, ये 0.02 ना, कितना हो गया 1/3 आ गया, तो 10 5 बराबर 5 बराबर 30 डिग्री। ओके
तो इसके क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। हम रेजोनेंस वाला केस नेक्स्ट कराएंगे, ठीक है? कल नहीं या नेक्स्ट क्लास। और अगली क्लास तक ही खत्म भी हो जाएगा क्योंकि अब ज्यादा कुछ रहेगा नहीं। कल अगर मीटिंग होगी तो आना पड़ेगा। आने के लिए नहीं, लाने के लिए नहीं। कल आज फ्राइडे तक ही, आज कौन सा दिन है? आज फ्राइडे है ना, फ्राइडे तो नहीं आते। हाँ लॉर्ड अच्छा वो अभी हम कमेंट नहीं करेंगे। बता देंगे उसके लिए। चलिए फिर बच्चों आज के लिए 3 ओके। चलिए